हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से लेकर एस्केप फ्रॉम एल्बा तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जहाँ लोग अपने नेशन के लिए यूनिटी और बिलोंगिंग फील करें। पहले यूरोप में अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम थे, जैसे मोनार्की, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। लेकिन धीरे धीरे लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस डेवलप होने लगा। अब हम बात करेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ था। रॉयल फ्लैग को हटा दिया गया और उसकी जगह न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस कर दिया गया था, जिसमें लिबर्टी का मतलब था ब्लू कलर का मतलब था लिबर्टी, इक्वलिटी, वाइट कलर का मतलब था इक्वलिटी एंड रेड कलर का मतलब था फ्रेटर्निटी। उसके बाद हम देखते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसी के साथ नई आइडियाज़ लाए गए, जैसे ला पात्रिक मीन्स फादरलैंड, इसका मतलब फादरलैंड, और लेव सिटीजन, इसका मतलब सिटीजन्स। इन नए आइडियाज़ ने लोगों को एक नेशन के रूप में सोचने पर मजबूर किया। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। न्यू हाइम्स कंपोज किए गए, जैसे ला मर्सलिस। लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए और एक न्यू बॉडी बनाई, नेशनल असेंबली। सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई, जैसे जैकोबिन क्लब। उसके बाद देखेंगे हम पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बात करते हैं पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस में बहुत बड़े चेंजेस लाए, जैसे किंग लुइस 16 का रूल ख़त्म हो गया था। लोगों ने अपनी पावर एस्टेब्लिश करना शुरू की। उसके में रॉबेस्पियर एंड रीजन ऑफ टेरर। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट फेस, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम, को हम रीजन ऑफ टेरर के नाम से भी जानते हैं। इस पीरियड में बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, लोगों को पनिश किया इसीलिए रीजन ऑफ टेरर कहा जाता था इसे। उसके बाद देखते हैं हम द डिक्टेटरी, जो चली थी 1795 से 1799 तक। इस सिस्टम में 5 लोगों को पावर बांटी थी, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि सब अलग अलग डिसीजन लेकर आते थे। कोई बोलता था कि ऐसे करो और कोई बोलता था कि वैसे करो। उसके बाद आते हैं, अब एंट्री होती है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन ने 1804 में पावर ली और अपने आप को एम्पायर बना लिया। उसके बाद आता है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेपोलियनिक कोड। इसके मेन फीचर्स बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस हटा दिए, लॉ के सामने सबको इक्वल बनाया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, और भी इम्प्रूवमेंट्स हुए, जैसे ग्रिड सिस्टम हटा दिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ, यूनिक लॉस बनाए गए, स्टैंडर्ड हाइट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, कॉमन करेंसी यूज़ होने लगी। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे यूरोप को 6 स्टेट्स में बांट लिया था, मान लीजिए। अब वो 6 स्टेट्स के अंदर बस एक ही स्टेट है जो कि सबको गुड्स बेचेगा और गुड्स खरीदेगा। उस स्टेट से कोई बाहर जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकता और उस स्टेट के कोई अंदर आके ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी उसने हटा दिया था, अब कोई भी ट्रेडिंग कर सकता था। अब हम आ जाते हैं द ट्री ऑफ लिबर्टी पर। नेपोलियन के टाइम पर यूरोप के कई रीजन्स में लोगों ने फ्रीडम की डिमांड करनी शुरू कर दी। कई जगह एग्रीमेंट और रिफॉर्म्स के थ्रू अपना आइडिया स्प्रेड हुआ।
लोगों का आइडिया स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ लोग चाहते थे कि उन्हें इक्वल राइट्स मिले और उन पर अनफेयर कंट्रोल ना हो। ये सब डेवलपमेंट्स नेशनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। उसके बाद जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, एक ट्री की तरह फॉर्म करते थे जिसको कहते थे द ट्री ऑफ लिबर्टी। उसके बाद हम आते हैं बैटल ऑफ लिप्जिग में। नेपोलियन इनवेडेड रशिया इन 1982। इस बैटल में रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया। इससे नेपोलियन की पावर काफ़ी वीक हो गई और यह उसके एम्पायर के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं द डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर। बैटल ऑफ लिप्जिग के बाद नेपोलियन का एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गया। यूरोपियन पावर्स ने मिलकर उसके कंट्रोल को ख़त्म करने की शुरुआत कर दी और फाइनली नेपोलियन को पावर से हटा दिया। और इस इमेज में भी आपको यही दिखाया गया है कि ये नेपोलियन है और ये एक पोस्टमैन की तरह यहाँ से जा रहा है और इसके झोले से जो पर्ची जा रही है वो उसमें ये दिखा रही है कि जहाँ जहाँ नेपोलियन ने रूल किया था इस पर्ची पे वो सब जगह के नाम लिखे हैं। और अब वो इस इमेज में दिखाना चाहते हैं कि अब वो सारी जगह, सारी कंट्री, सारी स्टेट नेपोलियन के हाथ से जा रही है और नेपोलियन का रूल वहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब बात करते हैं एस्केप फ्रॉम एल्बा, हमारा आज का लास्ट टॉपिक। नेपोलियन को एग्जाइल करके एल्बा आइलैंड में भेज दिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि नेपोलियन वहाँ से भी भाग निकला और वापस फ्रांस में आकर उसने दोबारा पावर लेने की कोशिश की। इस पीरियड को 100 डेज़ भी कहा जाता है क्योंकि उसने 100 डेज़ वहाँ पे रूल किया था, लेकिन फाइनली नेपोलियन को डिफीट कर दिया और उसका रूल कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।